हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विशेष सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं का है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और इसके माध्यम से आज हम आपको अध्याय 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन के प्रश्नोत्तर बताएंगे। चलिए, इसका प्रश्न 1 क्या कह रहा है। उन परिस्थितियों को लिखिए जिसके कारण मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। तो आप उत्तर बताएंगे। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों की शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया और उसके कमजोर होते ही मुगल साम्राज्य के पतन की ओर जाने लगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। 18वीं शताब्दी से मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ राज्यों के कितने समूह बन गए, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, 18वीं शताब्दी के राज्य की 3 समूह में बांटा जा सकता है। 18वीं शताब्दी के राज्य को कितने समूह में, 3 समूह में बांटा जा सकता है। नंबर 1, अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। नंबर 2, ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासन काल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। और तीसरा है, तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों और जाटों के राज्य आते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाले शासक का क्या नाम था और वह कहाँ का शासक था। तो आप उत्तर में बता सकते हैं। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाले शासक का नाम नादिर शाह था। वह ईरान का शासक था। प्रश्न में पूछा था कि 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाले शासक का क्या नाम, तो आप बता देंगे नादिर शाह। और वह कहाँ का शासक था, तो उत्तर में क्या बताएंगे, ईरान का शासक था। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए। चौथ व सरदेशमुखी से क्या आशय है, तो आप उत्तर बताएंगे। चौथ जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाला भू राजस्व का 25% भाग है। दक्कन में इसको मराठा वसूलते थे। और सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भूभाग का 9 से 10% हिस्सा था। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है। अवध में सआदत खान द्वारा जागीरदारों को किस प्रकार नियंत्रित किया गया। प्रश्न है, अवध में सआदत खान द्वारा जागीरदारों को किस प्रकार नियंत्रित किया गया, तो आप उत्तर बताएंगे। सआदत खान ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। सूबेदार आसफ जाह दक्कन का शासक किस प्रकार बना, तो आप उत्तर बताएंगे। 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। दल खालसा किसे कहते हैं, वे किस प्रकार कार्य करते थे, तो आप उत्तर बताएंगे। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना दल खालसा कहलाती थी। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है। सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित है। प्रश्न क्या है, सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी,
तो आप उत्तर बताएंगे सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था सिखों की आर्थिक स्थिति सुधारने से संबंधित व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, मराठा प्रशासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उत्तर बताएंगे आप, अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई और कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इस प्रकार मराठा प्रशासन के संक्षेप में हमने आपको वर्णन बताया। आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 आएगा। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे। तो आप उत्तर बताएंगे, जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची और सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हुआ और इस प्रश्न के साथ आपका कौन सा अध्याय था, अध्याय 10 कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो इतिहास का अध्याय 10 समझाया गया यह अध्याय आपके समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।